तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। वर्ल्ड T20 खत्म है, इंडिया न्यूजीलैंड का दौरा शुरू। आज पहला T20, दूसरा परसों, उसके बाद फिर 2 दिन बाद और, यानी कि वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, नए कप्तान, नए कोच के अंडर में हम पहली बार खेलेंगे अब, क्योंकि रवि शास्त्री अब कोच से हट चुके हैं, राहुल द्रविड़ आ चुके हैं, रोहित शर्मा कैप्टन है। तो उम्मीद है अच्छा मुकाबला होगा, अच्छा मैच होगा, मज़ा आएगा। इसके अलावा क्राइम की दुनिया में और कुछ इतनी बड़ी खबरें अभी हैं नहीं, तो आज सीधे कहानी पर आता हूँ। क्राइम की बहुत सारी आपको कहानियाँ सुनाई। कुछ लोगों की फरमाइश ये थी कि कुछ ऐसी कहानी भी सुनाएं बीच बीच में जिनसे हमें सीख मिले। आज की कहानी मुझे लगता है हम सब के लिए सीख वाली कहानी है। और अगर मुझसे पूछें कि आप इस कहानी से क्या सीख मिलती है, तो एक लाइन में कहूँ, हालात कैसे भी हों, हमें हारना नहीं चाहिए। अगर हमारा लगन, हमारा जुनून, हमारा जोश सच्चा है और हम किसी चीज़ को वाकई पाना चाहते हैं, तो फिर नामुमकिन नहीं है। लेकिन यही है कि आप कितनी ईमानदारी से कोशिश करते हैं। कहते हैं इंसान दूसरों को झूठ बोल सकता है, दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। वो कितनी कोशिश कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा, वो अपने आप को बेहतर बता सकता है। तो इंसान अपने बारे में सबसे बेहतर जज होता है। आज की कहानी ऐसी कहानी है जिस बहुत सारी फिल्में, किताबें, आपने अलग अलग इस तरह की कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन इस कहानी में अगर शायद मुझे लगता कई बार कि अगर कोई दूसरा शख्स होता तो कभी ना कभी सोचता कि यार क्या फ़ायदा ऐसे ज़िंदगी जीने का, चलो मर जाते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। बट उसके दिमाग में एक पल के लिए भी कभी भी ऐसी सोच नहीं आई। ये कहानी अमेरिका के अरबपति क्रिस गार्डनर की कहानी है। क्रिस गार्डनर बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिनकी ज़िंदगी की पूरी जो कहानी है वो काफ़ी इंस्पायर करती है। बाकायदा फिल्म बन चुकी है जिस पर विल स्मिथ ने काम किया था, मेन रोल किया था क्रिस गार्डनर का। क्रिस गार्डनर, सीधे कहानी पे आते हैं। 9 फरवरी 1954 को अमेरिका का एक शहर है मिल्वॉकी, वहाँ पे जन्म होता है। एक साधारण परिवार में जन्म होता है। पिता थे लेकिन छोड़कर चले गए। माँ ने दूसरी शादी कर ली। बचपन से ही बड़े बुरे दिन देखे गार्डनर ने। जो असली बाप, वो अपने बच्चों को, माँ को छोड़कर चला गया दूसरे शहर में, पलट कर पूछा नहीं। माँ ने भी फिर दूसरी शादी कर ली। दूसरा पति जो था वो अपने सौतेले बच्चों के साथ, उसका सलूक अच्छा नहीं था। वो मारता पीटता, यहाँ तक कि क्रिस गार्डनर की माँ को भी पीटता, कई बार पिटाई की। और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि झूठे इल्ज़ाम में गार्डनर की माँ को जेल भी भेजा। लेकिन क्रिस गार्डनर इसी माहौल में पलता बढ़ता रहा। करीब 8 साल की उम्र होगी, तभी एक रोज़ उसके सौतेले बाप ने गार्डनर की मां को जिंदा जलाने की कोशिश की। नसीब अच्छा था, वो बच गई। और इसके बाद पुलिस ने सौतेले बाप को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसके बाद मां ने भी घर छोड़ दिया। बच्चों को पालना मुश्किल था। क्रिस गार्डनर तन्हा हो गया। अब वो इस मिल्वॉकी शहर से निकलकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। पढ़ाई लिखाई सारी अधूरी रह जाती है। जो स्कूलिंग में शुरू में पढ़ा, बस वही, पैसे हैं नहीं। अब सैन फ्रांसिस्को तो पहुंच गया, क्या करे। तो वहाँ के अलग अलग अनाथालयों में, शौचालयों में, चर्च में, इन जगहों पर अपनी रात गुजारता। जहाँ मौका मिल जाता सो जाता, जो मिल जाता खा लेता। और ऐसी माहौल में परवरिश होती रही। अकेला तन्हा सैन फ्रांसिस्को जैसी जगह। शुरुआत के ज़्यादातर वक्त क्रिस गार्डनर के इन्हीं पब्लिक टॉयलेट्स में, रेलवे स्टेशन के टॉयलेट्स में, चर्च में किसी जगह पर, या फिर कहीं अनाथालय में, या कई जैसे हमारे इंडिया में होता है एक रैन बसेरा रात को लोगों के, ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, तो वहाँ भी, लेकिन उसके लिए लंबी लंबी कतारें होती। तो कई बार लाइन में घंटों खड़ा होता, फिर रात को एक सोने की जगह मिलती। लेकिन इसी तरीके से ज़िंदगी कटती रही और वो अपने छोटे मोटे काम करता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता, छोटी मोटी नौकरियां की इधर उधर,
किसी तरह से गुजारा करता रहा, लेकिन गरीबी और बदकिस्मती ने साथ छोड़ा नहीं। कोई कामयाबी मिल नहीं रही थी। कॉलेज गया नहीं क्योंकि मौका नहीं मिला घर वालों की तरफ से कि कोई उसको पढ़ाता लिखाता समझाता। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को में बहुत सालों के बाद उसे एक पहली खुशी मिलती है। एक लिंडा नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है, दोनों में दोस्ती होती है। लिंडा को पूरी कहानी पता चलती है क्रिस गार्डनर की, उसको उससे प्यार हो जाता है। फिर दोनों कुछ वक्त के बाद शादी कर लेते हैं और शादी के बाद इनको एक बेटा होता है। इस दौरान में वो एक मेडिकल इक्विपमेंट्स और कुछ मशीनों को बेचने का काम कर रहा था क्रिस गार्डनर, और उससे कुछ कमीशन मिलता तो उससे गुजारा हो जाता। लिंडा भी छोटे मोटे काम कर रही थी, दोनों मिलकर घर चलाते। किराए का एक छोटा सा घर लिया। शादी के बाद फिर उनको एक बेटा हुआ, इसका नाम इन्होंने क्रिस्टोफर रखा। शादी के बाद भी जिंदगी नहीं बदली, वही बदनसीबी का दौर, वही गरीबी की छाँव, वही सारी चीज़ें चलती रहीं और बड़ी मुश्किल थी ज़िंदगी। अब तो और भी मुश्किल इसलिए हो गई कि एक पत्नी की भी जिम्मेदारी, बेटा भी आ चुका, उसका भी, उसका लालन पोषण, और वो ये भी चाहता था कि उसका बच्चा कम से कम उसे जो स्कूल कॉलेज नहीं मिला वो देख पाए। तो फिर बच्चा होने के बाद, क्रिस्टोफर की पैदाइश के बाद, अब प्रिंटिंग मशीन बेचने का काम शुरू किया एक बड़ी कंपनी का, जिसके बाद उससे भी कुछ पैसे मिलते, एक मामूली सी तनख्वाह मिलती और हर मशीन के ऊपर कुछ कमीशन मिलता। और इस तरीके से वो अपनी ज़रूरतों को, जो बुनियादी ज़रूरतें थे वो पूरी करता, लेकिन पूरी हो नहीं रहा था क्योंकि पैसे इतने होते नहीं थे। थोड़े वक्त के बाद लिंडा भी परेशान हो गई। उसे लगा कि जिस शख्स से उसने शादी की है वो शख्स कामयाब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, मेहनत करता है लेकिन बुनियादी ज़रूरतें घर की पूरी नहीं होती, खर्च पूरा नहीं होता। धीरे धीरे पहले लड़ाई शुरू हुई। फिर लिंडा ने अचानक उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन क्रिस ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वक्त बदलेगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन लिंडा अब रहने को तैयार नहीं थी। उसे लगा कि इसके साथ रहना मतलब ज़िंदगी की जो सारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो शायद पूरी ना हो, और ऊपर से बेटे का बोझ भी आ गया था। तो अब वो अलग होना चाहती थी। इसी दौरान में एक रोज़ एक वाक़या होता है जिसके बाद क्रिस की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक तरह से बदल जाती है। होता ये है कि सैन फ्रांसिस्को में क्रिस गार्डनर एक अस्पताल में कुछ दवाएं खरीदने जाता है। जब वो दवा खरीद कर अस्पताल के बाहर निकले तो देखा कि एक शख्स बड़ी कीमती सूट पहने हुआ है और लाल रंग की फरारी कार की तरफ बढ़ रहा है। पार्किंग के पास वो लाल रंग की फरारी कार खड़ी थी। वो शख्स आया, कार में बैठने लगा। मालूम नहीं क्या हुआ क्रिस गार्डनर को, वो तेज़ी से उसके पास पहुंचा और उसने पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो जो आपके पास इतने महंगे सूट हैं, आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है। उस शख्स ने कहा कि मैं ब्रोकर हूँ शेयर मार्केट में, मतलब जो हम लोग कहते हैं दलाल, जैसे आपको याद होगा हर्षद मेहता। हालांकि हर्षद मेहता का वो स्कैम हटा दें तो हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर था, शेयर ब्रोकर। तो उसने कहा कि मैं शेयर ब्रोकर हूँ और करीब $80,000 पर मंथ कमा लेता हूँ। ये सुनकर क्रिस गार्डनर की आंखें चौंधिया गईं। उसे लगा कि वो एक $2,000 $2,000 इतनी मेहनत करके कमाता है और ये शख्स $80,000 कमा। तो उसने पूछा कि ये कैसे बनते हैं। तो उसने कहा इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है और एक एग्ज़ाम पास करना होता है, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। फिर इसने पता किया कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो एक स्टॉक ब्रोकर की ही कंपनी थी, वहाँ पे पता चला कि इसकी पहले ट्रेनिंग होगी, फिर उसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पास हुआ तो फिर वो एक ब्रोकर बन सकता है, स्टॉक ब्रोकर। ये सब कुछ करने के बाद उसने कांटेक्ट किया उस कंपनी से और कंपनी ने उसे टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, तारीख दी। तारीख थी 10 दिन बाद की। इत्तेफाक से बदकिस्मती ने अब भी क्रिस गार्डनर का पीछा नहीं छोड़ा था। जब उसने सारा उसका अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए सब लाइनअप हो गया, सेम उसके अगले दिन, बल्कि एक दिन पहले, अचानक उसने अपनी एक गाड़ी पार्क की थी पार्किंग में और टिकट नहीं लिए थे।
उस दौरान में उसने एक छोटी मोटी सस्ती सी गाड़ी खरीदी थी सेकेंड हैंड, टिकट नहीं ली। तो पार्किंग के पैसे न देने के लिए उसके खिलाफ पुलिस ने उसको पकड़ा पार्किंग अथॉरिटी के जरिए और कोर्ट में पेश कर दिया, और कोर्ट ने उसे जेल की सज़ा सुना दी, एक दिन की। अब क्रिस गार्डनर जेल पहुंच गया। उस रात उसने जेल में काटी। अगले दिन इंटरव्यू है। वो सुबह सुबह उठा, बड़ी तेज़ी से घर की तरफ भागा कि कपड़े वपड़े बदल लूँ और उसके बाद फिर इंटरव्यू में जाऊँ। घर पहुंचता है तो दूसरी बदनसीबी जो है उसका इंतज़ार कर रही थी। घर जाने के बाद पता चला कि उसकी बीवी जो है बेटे को लेकर घर से चली गई है, और उसका सारा सामान, यहाँ तक कि उसके कपड़े, सूट जो भी थे, जूते, मोज़े, सब कुछ साफ कर दिया और अपने साथ चली गई लेकर। अब बड़ा परेशान, जेल में पूरी रात काटी, गंदे कपड़े, मैले कुचैले, क्या करे। उसे लगा कि वक्त भी नहीं है, पैसे भी नहीं है कि ख़रीद सकूं, किसी से मांग भी नहीं सकता। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, नसीब। उसी कपड़े में, जिस कपड़े में उसने जेल में रात काटी थी, उसी मैले कुचैले कपड़े में वो पहुंच जाता है इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने जब वो पहुंचता है तो सामने जो इंटरव्यू जिसने लेना था वो गार्डनर को देखकर अचानक उसका रिएक्शन बदल जाता है। कहता है कि आप इतने मैले कुचैले, इतने गंदे कपड़े में यहाँ क्यों? हमें तो लगा था कि आप ठीक ठाक कपड़े में आएंगे, ये स्टॉक ब्रोकर की यहाँ पे ट्रेनिंग होनी है, एग्ज़ाम पास करना है, तो अगर आप इस तरीके के हुलिये और कपड़े में आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। क्रिस गार्डनर ने कोई झूठ नहीं बताया। उसने 24 घंटे की सारी कहानी बता दी। उसने कहा कि मुझे ऐसे से पता चला, एक फरारी वाली कहानी भी सुनाई। फिर बोला मैंने पार्किंग के मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे जेल भेज दिया। मैं एक रात जेल में था और आज जेल से मैं घर पहुंचा। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई अपने बेटे को लेकर, और मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, वो सब कुछ ले गई, और इसलिए मैं यहाँ चला आया। इंटरव्यूअर जो था क्रिस गार्डनर की इस सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि ये शख्स, इसने कोई चीज़ नहीं छुपाई और सच बताया बिना शर्मिंदगी के। उसने कहा ठीक है, तुम हमारे यहाँ जुड़ जाओ हमसे। हालांकि सिर्फ $1000 महीना उस वक्त, लेकिन क्रिस गार्डनर के लिए था कि चलो कम से कम ट्रेनिंग लेंगे और फिर एग्ज़ाम पास करेंगे। अब 1 महीना, बड़ी मुश्किल से, पैसे भी नहीं। इस दौरान में क्या हुआ कि अगले कुछ दिनों में ही उसकी बीवी लिंडा ने जो है एक दिन क्रिस्टोफर यानी उसके बेटे को वापस सौंप दिया घर में, और बोली कि अब तुम इसे पालो, मैं नहीं पाल पाऊंगी, और वो छोड़कर बेटे को चली गई। अब क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर से बहुत प्यार करता था, लेकिन इधर पैसे भी नहीं थे, ट्रेनिंग भी कर रहा है, $1000 मुश्किल से मिल रहा है, बट उसने कहा मैं अपने बेटे को पालूंगा। अब उसके सामने दिक्कत ये थी कि घर वर भी चला गया, किराया दिया नहीं था। तो इस दौरान में वो जब तक अकेला था, कभी रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में, कभी कहीं और कहीं किसी शौचालय में, कहीं अनाथालय में रात काट रहा था। अब क्रिस्टोफर के आने के बाद उसकी दिक्कत ये बढ़ गई कि वो तो सो सकता है टॉयलेट में, बेटे को कैसे सुलाए। एक बाप का दिल था, उसके लिए बड़ी मुश्किल फिर उसने तय किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। उसने एक सस्ता सा फिर किराए पे घर लिया। बेटा छोटा था, अब ये था कि दिन भर की ट्रेनिंग है, बच्चे को घर पे कैसे छोड़े। फिर उसने एक जो डे बोर्डिंग टाइप होता था, दिन का केंद्र जहाँ पे बच्चे रह सकते थे, जब तक कि ऑफिस में रहता क्रिस्टोफर को वहीं छोड़ देता और उसके बाद ऑफिस चला जाता, ट्रेनिंग करता, इस उम्मीद में कि एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो उसके सारे दिन बदल जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ट्रेनिंग खत्म हुआ। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हुआ। उसने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। बचपन से लेकर जवानी और बीवी और बच्चे के बाद ये पहली खुशी थी उसकी। शादी जो हुई थी और बेटा हुआ था उसके बाद, कम से कम प्रोफेशनल, कि वो एक कामयाब हो गया। लेकिन ये पहली मंजिल थी। अब वो एग्ज़ाम पास करने के बाद एक कंपनी के साथ जुड़ गया, एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर, एक दलाल के तौर पर। लेकिन उसे लगा कि अगर मैं यहाँ इसी तरह करता रहा तो शायद मैं सिर्फ महीने की तनख्वाह पे ही जीऊँगा। बोला जब इतनी मेहनत की है तो फिर मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। थोड़े दिन के एक्सपीरियंस के बाद उसने ये छोड़ा और अपना ही एक स्टॉक ब्रोकर फर्म खोल लिया, इंटरनेशनल होल्डिंग्स के नाम से खोल लिया।
तब तक जो इसके और पैसे थे कुछ बचाना शुरू किया। $10,000 इसने जमा कर लिए थे। $10,000 से इसने अपनी कंपनी की शुरुआत की, इंटरनेशनल होल्डिंग्स की। धीरे धीरे नसीब ने साथ दिया, शेयर की जानकारी, थोड़ा लक, उसने साथ दिया और गार्डनर की ये कंपनी तरक्की करती गई। धीरे धीरे वो लोगों को इसमें शामिल करता गया। जो बहुत ही मामूली शेयर थे वो मिलियन तक में इसने बेचे अपने सारे। $10,000 से शुरू की गई कंपनी धीरे धीरे मिलियन में, बिलियन में, और देखते ही देखते क्रिस गार्डनर अरबपति बन गया। पूरे अमेरिका में क्रिस गार्डनर का नाम हुआ। क्रिस गार्डनर ने इसके बाद एक किताब लिखी, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और इसी किताब पे, इसी नाम से फिर बॉलीवुड में एक फिल्म बनी जो 2006 में पर्दे पर आई थी और विल स्मिथ ने इसमें किरदार निभाया था क्रिस गार्डनर का। इस फिल्म ने भी कहते हैं कि करीब $300 मिलियन का बिजनेस किया था। क्रिस गार्डनर की ज़िंदगी पलट गई, बेटा उसके साथ। बाद में पता चला कि लिंडा को बहुत अफसोस हुआ कि जब सबसे गरीबी के दिन थे तब तो वो साथ थी, और जब अच्छे दिन आए तो वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। हालांकि उसने बहुत रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो आया नहीं। इसके बाद गार्डनर ने अपनी इस पूरी जो ज़िंदगी की जद्दोजहद थी इसके ऊपर जो ये किताब लिखी, बाद में एक बहुत ही वो एक स्पीकर के तौर पर भी ऐसे लोगों को जो ज़िंदगी में मायूस, निराश होते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं है, उनको हौसला देने के लिए उसने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंचों पर जाकर भाषण देना शुरू किया। इवन ये जो फिल्म थी जिसका प्रीमियर था, जो किताब पे लिखी गई थी, उस प्रीमियर के दिन क्रिस गार्डनर उस प्रीमियर में शामिल नहीं हुए थे। उसकी वजह यह थी कि उनके पास दूसरा ऑप्शन एक ये था कि एक जगह से इनविटेशन आया था चीफ स्पीकर के तौर पर, एक सामने वाले को प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। तो प्रीमियर की जगह क्रिस गार्डनर ने उस समारोह को चुना और वो वहाँ गए। और सबसे खूबसूरत पार्ट इस कहानी का ये है कि जैसे एक लाल फरारी ने क्रिस गार्डनर की सोच बदली थी, बाद में क्रिस गार्डनर ने बास्केटबॉल के सुपरस्टार जो जॉर्डन, अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर, उनकी फरारी खरीदी। और उस फरारी को खरीदने के बाद बताया कि किस तरीके से एक सपना देखा था और कैसे इस सपने को पूरा किया, और जिस फरारी ने ज़िंदगी बदली उसी फरारी को एक सुपरस्टार की जो अपनी गाड़ी थी उसको ख़रीदा और उसके आगे बाकायदा MJ, उस गाड़ी के आगे MJ भी लिखाया ताकि वो एक याद रहे हमेशा कि ये गाड़ी किसी खरीदी, माइकल जॉनसन की, सॉरी। तो वो फरारी ख़रीदी। आज दुनिया की सारी महंगी से महंगी चीज़ें हैं गार्डनर के पास, सारी सुविधाएं हैं, सारे ऐश हैं, और ये सब कुछ है मेहनत और एक न हारने की ज़िद कि हालात कैसे हों, चाहे हमें फुटपाथ पे रहना पड़े, टॉयलेट में सोना पड़े, लेकिन अपनी मंजिल को पाने के लिए कहीं भी कुछ हद तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और कभी नेगेटिव थॉट नहीं लाएंगे। तो इस कहानी से यही सीख है जो मैंने शुरू में कहा कि अगर हम हालात से हारने की बजाय उसका मुकाबला करें और दिल में ठाने कि हमें ये पाना है, हमें ये करना है, तो वो ज़रूर मिलता। कोई भी इंसान, कहते हैं कि ऊपर से ही जब पैदा होता है तो ये बहुत सारी एक गलतफहमी है कि एक अमीर घराने में पैदा हुआ तो वो पूरा अमीर ही होता है। एक इस पर बड़ी अच्छी लाइन किसी की है कि माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए, उनको कभी दौलत नहीं छोड़ने की ज़रूरत होती है। कब? जब उनके बच्चे लायक हों। क्यों? अगर माँ बाप की औलाद लायक है तो फिर उसे अपने माँ बाप की दौलत नहीं चाहिए। लायक है तो वो खुद अपनी जगह बनाएगा, खुद अपने लिए दौलत पैदा करेगा, खुद कमाएगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। तो उसे फिर माँ बाप के दौलत और माँ बाप के बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, पैसों की। लेकिन अगर औलाद नालायक है तो फिर माँ बाप अगर उसके लिए दौलत और विरासत छोड़ता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि जब वो नालायक है
तो वो उस दौलत और उस विरासत और उस जायदाद को भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो तो लायक है ही नहीं। तो जब लायक नहीं है तो क्या करेगा, तो वो बर्बाद करेगा। तो दोनों सूरत में फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर आपकी औलाद लायक है तो आपको उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके लिए कोई वसीयत दौलत पीछे छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद उसे चाहिए भी नहीं। वो लायक है तो अपने बलबूते पे उसको हासिल करेगा, और नालायक के लिए आप कितनी भी दौलत छोड़ दीजिए वो सब बर्बाद कर देगा। तो आज कहानी में इतना ही। मुझे लगा थोड़ा सा डिफरेंट कहानी, और कई लोगों की फरमाइश थी, और ऐसी कहानी सुनकर खुद मुझे भी थोड़ी इससे प्रेरणा मिलती है। बीच बीच में क्राइम से हटकर अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ऐसी कहानियों के लिए मुझे कहा